स्वागत है आपका। ये वक्त है बोलेगा इंडिया तो बदलेगा इंडिया का। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर विवादित बयान दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना। जालीदार टोपी और लुंगी छाप गुंडों से बीजेपी ने निजात दिलाई है। तो ये बयान जो उन्होंने दिया है उसके बाद एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। प्रयागराज में व्यापारी सम्मेलन हो रहा था और उसी दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने ये बयान दिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी क्या संकेत जाता है, क्या संदेश जाता है, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा करने तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा करने तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? आपने सुना, ये है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन यूपी में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही ये अपने बयानों की वजह से खूब चर्चा में हैं। केशव प्रसाद मौर्य का नया बयान प्रयागराज से आया है। उन्होंने व्यापारियों के सम्मेलन में ऐसा बयानी बाउंसर मारा कि हर तरफ उसी की चर्चा है। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव हैं और केशव प्रसाद मौर्य अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनावी बयान में धार के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कितना जरूरी होता है। लिहाजा उन्होंने संगम की नगरी में व्यापारियों के दिलो दिमाग में भविष्य की सुरक्षा की याद दिलाकर अपने वोट बैंक को एकजुट करने की मिसाइल दाग दी। केशव प्रसाद मौर्य का यह पहला विवादित बयान नहीं है। हाल ही के दिनों में उन्होंने कई ऐसे विवादित बयान और ट्वीट कर सनसनी मचा दी है। मौर्य ने ट्वीट किया था कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा जन्मभूमि की तैयारी है। उन्होंने इस ट्वीट को अपने ट्विटर प्रोफाइल पर बाकायदा पिन भी किया। बहरहाल केशव प्रसाद मौर्य के हाल के बयानों से तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व की पिच पर उतरने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ महेश आर्या जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश आर्या जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हमारे साथ करुण कुमार हैं जो कि न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। शेखर आनंद त्रिवेदी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लखनऊ से मेरे सहयोगी। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले महेश आर्या जी के पास चलेंगे। महेश आर्या जी, कैसे देखा जाए इस पूरे बयान को? चुनाव है उत्तर प्रदेश में और यहां पर लुंगी और टोपी की बात होने लगी है, जहां पर विकास की बात होनी चाहिए थी, मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो लुंगी और टोपी पर आ गए। आवाज नहीं जा रही है। करुण के पास चलेंगे। करुण, कैसे देखा जाए चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी को? तो देखिए, नज़रें जो हैं अपने वोट बैंक पर हैं और ये लगातार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, अनुज, इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं और अपने अपने वोट बैंक को पुख्ता करने की कोशिश के तौर पर ही इस बयान को देखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर लुंगी और टोपी की बात अगर हो रही है तो निशाना साफ तौर पर अतीक अहमद जैसे जो बाहुबली रहे हैं उनके ऊपर है और प्रयागराज में ये बात कह रहे हैं, तो यहाँ पर साफ तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार ने वोटर्स को दिया था कि अगर आप जंगल राज की पुनरावृत्ति चाहते हैं, एक बार फिर से जंगल राज चाहते हैं, तो आप आरजेडी को वोट दे दें।
कुछ इसी तरीके से डराने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके का आलम हुआ करता था 2017 के चुनाव के पहले। और सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसमें और जोड़ा कि आपकी जमीन भी सुरक्षित नहीं रहती थी, और अगर जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था उन दबंगों के द्वारा जो हाथ में बंदूक और राइफल लिए रहते थे, तो आप सोचिए कि शिकायत भी नहीं कर सकते थे। शिकायत करने पे फिर धमकी दी जाती थी या फिर मार दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये डराया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उन बातों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अगर आप वोट मेरा ये कहने का मतलब तो है उसके बाद जो है ठीक बात आप कह रहे हैं, ठीक बात आप कह रहे हैं करुण, लेकिन यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है अगर आप अतीक अहमद का के ऊपर निशाना साध रहे तो उनका नाम लीजिए ना। लुंगी और टोपी से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अतीक अहमद का नाम ले लेते, क्या चला जाता? ठीक है, महेश आर्या जी हमारे साथ जुड़ गए। महेश आर्या जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले जहां मुद्दों की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, वहां पर अब बहस छिड़ गई है लुंगी और टोपी पर। कैसे देखा जाए सर इसे? देखिए, जब से ये सरकार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और पूरी तरह से ये फ्लॉप हो चुके हैं। जनता इनको हर चीज का जवाब दे रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आदरणीय जो केशव प्रसाद मौर्य जी जिम्मेदार पद पर रहते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, इसलिए 22 का चुनाव करीब है, इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। हाँ। ये गुंडे बता रहे हैं किसी समुदाय विशेष को। मैं समझता हूँ उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये तो दुनिया पूरे प्रदेश को पता है, पूरे देश की जनता को पता है कि सरकार बनाने से पहले तो सबसे पहले इन्होंने अपने ही तमाम मुकदमे वापस लिए थे। अपराधी मुकदमे केस चले हुए थे, कौन गुंडे हैं कौन अपराधी है ये तो पूरी प्रदेश की जनता जान चुकी है। और इसलिए इनके पास कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं है। जो है अभी आप देख रहे हैं जितने भी भर्तियां निकाली इन्होंने वो सारी लीकेज हो गए, पेपर लीकेज हो गए। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो माताओं बहनों की इज्जत का सवाल है वो भी सुरक्षित नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कहने के लिए, इसलिए उसी मुद्दे पे घूम फिर के आना चाहते हैं जिस मुद्दे को ये देश ठुकरा चुका है और जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है। आर्या साहब, जब आपकी सरकार बनी, इससे पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ये तो मायावती भी कहती नजर आई हमेशा कि ये गुंडों की सरकार बन गई है, अपराध बढ़ जाता है। ये परसेप्शन बनाया गया प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो अपराध बढ़ना तय मानो। देखिए, समाजवादी पार्टी के ऊपर जो लोग कहते हैं ना कि जो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते जिनके अपने खुद के मकान शीशे के हों, तो मैं उन सभी दलों से और नेताओं से कहना चाहता हूं कि पहले अपने जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनका अपना कार्ड देख लीजिए, उनका करेक्टर रिपोर्ट देख लीजिए। कार्ड कितने अपराधी किस्म के लोग हैं, कितनी संख्या में उनकी पार्टी भरे पड़े हैं। सिर्फ दूसरी पार्टी पे उंगली उठा देना। अखिलेश यादव जी की सरकार में जो विकास के कार्य हुए हैं उनके ऊपर कोई नजर नहीं देना चाहता, उसके ऊपर ठीक बात आप कह रहे हैं, ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन मायावती के साथ आपने हाथ मिला लिया था, उनके साथ मिलकर आपने चुनाव लड़ लिया था। उससे ठीक पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे याद आता है, उन्होंने कहा था कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, इतना ज्यादा अपराध बढ़ गया है प्रदेश में, और उन्हीं के साथ आप जाकर हाथ मिला लेते हैं। नहीं, देखिए, समय परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो भी रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी सरकार भी वंचित नहीं है। इतने बड़े केसेस हुए हैं तो उस समय भी जब दूसरी बार जब मौका आया तो इसलिए जनता ने ठुकराया था उनको, वरना तो मैं सब लॉ एंड ऑर्डर शायद तरह से अगर ठीक होते तो वो दोबारा सत्ता में आते। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसा कहता दूसरे के ऊपर अपने गिरबान में झांकना चाहिए उन दलों को, नेताओं को जो दूसरे पर लांछन लगाने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तब वो आपकी बातों का जवाब जरूर देंगे। शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शेखर, अब देखिए यहाँ पर बात ना लुंगी और टोपी पर आ गई। अभी जिन्ना की बात हो रही थी, हिंदू और हिंदुत्व की बात हो रही थी, और अब लुंगी और टोपी की बात होने लगी है। कैसे देखा जाए? अभी तो लुंगी और टोपी की ही बात हो रही है। आपको ध्यान होगा कि 2017 में ये जो पूरी लड़ाई है ये शमशान और कब्रिस्तान तक पहुंच गई थी। यानी इस दुनिया से जब आप चले जाते हैं उसके बाद भी उत्तर प्रदेश का चुनाव अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये अभी जुबानी जंग है, इसको उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो बहुत सियाने हैं इस मामले में, और उत्तर प्रदेश ने इतना कुछ देखा है, इतनी फर्टाइल लैंड है ये पॉलिटिकली कि यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो दो ही तरीके से उसका परिचय होता है। मतलब ये बड़ा होकर नेता बनेगा, जैसे आप डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस, पीसीएस, यहाँ पे ये भी बच्चों के साथ में होता है कि बच्चा बड़ा होकर के नेता ही बनेगा ये। तो ये यहाँ का ट्रेडिशन है। अभी आप देखिए, अच्छा इसमें जुबानी जंग जो है वो देखिए लगातार गिरती रही है दशकों में। एक समय वो था जब हमारे बीच में राम मनोहर लोहिया,
अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ, और राजीव गांधी, ये वो दौर था जब भाषाई मर्यादाओं का थोड़ा सा लोकलाज रखी जाती थी, ख्याल रखा जाता था। अब हर दल की तरफ से होता है। आप बताइए, एक दल ऐसा भी है जो भारत माता को डायन कह देता है, दूसरी तरफ एक दल ऐसा भी है जो लुंगी और टोपी पर आ जाता है, एक दल ऐसा भी है जो ये कहता है कि भाई दंगाइयों को उनके कपड़ों से पहचान लेना चाहिए। तो इस तरीके की जो भाषा है, जो मर्यादा है, वो यहाँ पर टूटती रही है। उत्तर प्रदेश की जनता इसकी बानगी हर चुनाव में देखती है और ये चुनाव दर चुनाव भाषाई मर्यादाएं टूटती रहती हैं। लेकिन शेखर, यहाँ पे आप हमें समझाइए, लोकतांत्रिक शेखर आप हमें यहाँ पर समझाइए कि भाई आपको अगर अतीक अहमद पर निशाना साधना था, प्रयागराज से आते हैं, प्रयागराज में ही आपने यहाँ पर व्यापारियों के बीच में बात रखी है, राइफल और बंदूकों की आप बात कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि आप किसकी तरफ निशाना साध रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर लुंगी और टोपी बोलकर उन्होंने पूरी बहस ही छेड़ दी। शायद ये क्या सोची समझी रणनीति है शेखर? देखिए, दो चीजें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। एक तो भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके साथ में जाता नहीं है। अलग अलग समय पर अलग अलग भारतीय जनता पार्टी में भी मुस्लिम नेता हैं, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश से कई यहाँ पर ऐसे नेता हुए जो मंत्री भी बने हैं, अभी भी यहाँ पर मंत्री हैं, ऐसा नहीं है। केंद्रीय स्तर पर भी नेता है। लेकिन एक ये मोटा मोटी माना जाता है, क्योंकि ये जब आप धर्म की राजनीति करते हैं तो अगर पोलराइजेशन एक तरफ होता है तो दूसरी तरफ भी होता है। हाँ। और उसका लाभ विपक्ष लेता है, उसे तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति, अब जिन्ना ना आते तो अब्बा जान भी ना आते, अब अब्बा जान आ गए तो फिर लुंगी और टोपी भी आ गई। अभी तिलक तराजू और तलवार, ये नारा भी इसी प्रदेश से निकला है, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। बहुजन समाज पार्टी का ये एक समय पे हिट नारा था, सुपर हिट नारा था। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कोई दल इससे अछूता है, सब अपनी तरह से इस बात को कहते आए हैं और सब ने इस तरीके से अपनी चीजों को रखा है। तो इसमें ये बहुत बारीक लाइन होती है कि आप इसको कितना संवेदनशीलता से लेते हैं या आप इसको एक पॉलिटिकली मिमिक्री के रूप में आई गई बात को खत्म कर देते हैं। ये बात सही है अनुज कि उत्तर प्रदेश में पिछले दशकों में, एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले दशकों में भूमि पर कब्जे होना आम बात हो गई है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई है वो यूं हुई है कि जो सत्ताधारी दल होता था, चूंकि एक कास्ट वाइज उस तरीके से परिप्रेक्ष्य में सरकारें बनी हैं, तो अब जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार है तो यादव और मुस्लिम का जो गठजोड़ हुआ, उसमें हुआ ये है कि भूमि पर अवैध तरीके से बहुत सारे कब्जे हुए हैं। योगी सरकार ने बीते दिनों अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए या जो कब्जेदार थे उन्हें हटाने के लिए जो मुहिम छेड़ी है, उसमें सबसे ज्यादा जो सामने चेहरे आए हैं वो इन्हीं लोगों के हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी पर्टिकुलर को इंडिकेट करते हैं तो आप फिर वो चीजें ध्यान नहीं रखते हैं कि इसमें हमें थोड़ा सा लोकलाज का ध्यान रखना है या वो अगर उनको ठेस पहुंचेगी तो किस हद तक पहुंचेगी। राजनीति में ये सब मायने नहीं रखता है। फिर जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसमें कोई भी दल ऐसा नहीं है जो थोड़ा भी गुरेज कर रहा हो इन चीजों से। अगर आप एक स्टेप नीचे जाते हैं तो दूसरा 4 स्टेप नीचे उतरने को तैयार बैठा हुआ है। इसीलिए इस तरीके की चीजें सामने देखने को मिल रही हैं। महेश आर्या जी के पास चलेंगे। भूमि पर कब्जे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है महेश आर्या, उनके पास चलते हैं। महेश आर्या जी, देखिए भाई, यहाँ पर जिन्ना का जिक्र किसने किया? प्रदेश में, देश में जो बहस छिड़ी जिन्ना के नाम पर आपकी पार्टी से निकल कर आई। शफीकुर रहमान बर्क किस तरह का बयान देते हैं, आपकी पार्टी से आते हैं। तो ये तो सही कह रहे हैं शेखर आनंद त्रिवेदी, कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं, आप भी उसमें पीछे नहीं है। देखिए, वैसा तो हालात ये बने हुए हैं, हमारी पार्टी विकास की बात करती है, समाजवाद की बात करती है, सभी समाज की जातियों को, वर्गों को साथ लेने की बात करती है। इस तरीके के तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही संस्कार रहा है कि वो इस तरह की बातें करते हैं, उखाड़ने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव जी ने जो विकास के काम इतने दिखा किए हैं, अगर उसका एक भी अगर इसका अनुसरण कर लिया होता भारतीय जनता पार्टी ने तो वो जरूर इसका कोई ना कोई उद्घाटन करते और उसका मूल्यांकन होता। लेकिन इनके पास ये चीजें नहीं है, इसलिए इस तरह से मुद्दे उखाड़ते हैं। और दूसरी नहीं, मैंने तो सवाल किया था कि जिन्ना पर सवाल किया था आपसे, मैंने शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर सवाल किया था। आप कहाँ बीजेपी की बात करने लगे? अपनी पार्टी की भी कर लीजिए थोड़ी सी बात। जी नहीं, तो जिन्ना का जो आया है वहाँ पर, तो वहाँ पर कौन फूल चलाने गया था, कौन वहाँ पर जो है जाके बिरयानी खाने गया था, ये कौन लोग? हमारी पार्टी का तो कोई नहीं गया था, हमारे नेता तो नहीं गए। तो अखिलेश जी को आज कैसे जिन्ना याद आ जाते हैं?
अगर अब वो करें तो रासलीला और हम कहें तो करकटा ढीला, ऐसा कोई बात तो समझ में नहीं आती। नहीं, वो तो ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो भुगतेंगे। आप क्यों उस कदम पर चल रहे हो, आप क्यों उस रास्ते पर चल रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र क्यों हो जाता है भाई? मुझे ये समझ में नहीं आता, क्या जरूरत आन पड़ी आपको? जरा समझाइए। मुस्लिम वोटर्स को लुभाना है तो जिन्ना का नाम लेना जरूरी है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी के एजेंडे में कभी इस तरीके के मुद्दे नहीं रहते हैं। समाजवाद की बात होती है, सभी वर्गों को साथ लेने की बात होती है, सभी जातियों के विकास की बात होती है। इस तरह की लोग अगर कोई व्यक्तिगत अपने रूप से अगर छेड़ता है तो वो मीडिया के माध्यम से अपने आप को हीरो बनाने के लिए ऐसा हो सकता है। पार्टी की तरफ से इस तरह से कभी कोई नहीं रहा, समाजवाद की बात करती है, सबको साथ लेके चलने की बात करती है। चलिए, आप थोड़ा सा यहाँ पर असहज महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जवाब नहीं करुण भाई, ठीक है ना। देखिए, अब हर पार्टी ऐसी बात कर रही है, जिन्ना की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, हिंदू और हिंदुत्व की राग छेड़ दिया, कांग्रेस पार्टी से इतना हो हल्ला मच गया, अब यहाँ पर लुंगी और टोपी की बात हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता है, नदी नल नाले की कब बात होगी, सड़कों की कब बात होगी, अस्पतालों की कब बात होगी? ये चुनाव किस मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? देखिए, यहाँ पर अपने वोट बैंक के साधने की कोशिश तो हो ही रही है अनुज, और यहाँ अगर लुंगी और टोपी, जालीदार टोपी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, और मुस्लिम वोट बैंक ये मानकर चल रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट नहीं करने वाले। हाँ। और जब उन्हें टारगेट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं हिंदुओं को मैसेज दे रहे हैं कि आप उन लोगों की तरफ न रहें, और अब एकमुश्त वोट जो है वो आप भारतीय जनता पार्टी को दें, क्योंकि इनके राज में आपकी जमीन सुरक्षित है, आपका व्यापार, आपका कारोबार सुरक्षित है। यही संदेश देने की कोशिश की गई है, और इसीलिए कहा गया, उस मंच से एसएन सिंह भी मौजूद थे, और ये कहा गया कि देखिए, पश्चिम में आजम खान थे, पूर्वांचल में आपको देखिए कि वहां से भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ अतीक अहमद यहाँ पर प्रयागराज से आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के अगर गुंडे होते हैं हाथ में बंदूक लिए हुए और राइफल लिए हुए, तो निश्चित तौर पर निशाना हिंदू ही होते हैं, ये यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और संकल्प में आम आदमी है, हमारी प्राथमिकता में आम आदमी है, और समाजवादी पार्टी के नेता उनके संकल्प में, उनकी प्राथमिकता में जिन्ना है। वो जिन्ना को साधने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम्स को तुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ संकेत और संदेश साफ है चुनाव से पहले कि जो वोट बैंक है वो ये देखे कि किसके राज में वो महफूज रह रहे हैं, किसके राज में वो आजादी से सड़कों पर घूम रहे हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं। यही संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई है, और उन्हीं को साधने की कोशिश, उस तौर पर इसे देखा जा सकता है। शेखर, यहाँ पर लुंगी और टोपी का जिक्र करने के बाद क्या ये मैसेज जाता है क्या कि जितने लुंगी और टोपी वाले हैं सभी गुंडे थे क्या 2017 से पहले? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले भी एक बयान आया है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया था, और उस समय देश में जो स्थितियां बनी हुई थी, भयानक अराजकता की स्थिति बनी हुई थी अलग अलग मुद्दों पर। 2014 के बाद से खासतौर से सिनेरियो बदला है। उन्होंने कहा था कि दंगाइयों को कपड़े से पहचानो। तो ये जब बयान ऊपर से आता है तो इसका मैसेज क्लियर एंड कट रहता है। ये भी बात सही है कि जिस तरीके से अलग अलग स्थानों पर धरना प्रदर्शन बहुत सारे लोग करते हैं, अलग अलग दलों के लोग भी करते हैं, लेकिन जब दंगों की स्थिति बनती है, चाहे वो दिल्ली हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, आप पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाइए, अभी त्रिपुरा में हिंसा हुई, तो ये जब आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि एक विशेष वर्ग की तरफ से इस तरीके की स्थितियां न सिर्फ पैदा की जाती हैं बल्कि अफवाहों पर वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। उनके खुद के जो पढ़े लिखे नेता हैं वो भी ये बात कहते हैं कि भाई आप पढ़िए लिखिए, उनसे ये बात कही जाती है, लेकिन उस तरीके की स्थितियां बनती नहीं है, जिसकी वजह से ये हालात पैदा होते हैं, तुरंत ही कौम खतरे में आ जाती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज है, उनसे बात की थी सीए एनआरसी को लेकर के। मैंने उनसे पूछा कि भैया ये कौम खतरे में कैसे आ जाती है? म्यांमार से तो चले आ रहे हैं, बांग्लादेश से तो चले आ रहे हैं, हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ ऑफिशियली है, उसके अलावा कितने हैं वो कहाँ से पता चलेगा, कब पता चलेगा? सरकार अलग अलग तरीके से जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे से ही, जो मुफ्त में भी राशन है तो सरकार मुफ्त दे रही है, लेकिन उसका पैसा कहीं से तो आ रहा है, वो टैक्स पेयर का पैसा है। तो ये देखना पड़ेगा कि जब आप ओवरऑल ग्रोथ की बात करते, देखिए सड़कों की बात जहां तक है तो अखिलेश ने भी एक्सप्रेसवे बनवाए, मायावती ने इसकी शुरुआत करी उत्तर प्रदेश में जब यमुना एक्सप्रेसवे बना, आज बीजेपी की सरकार है वो भी एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि विकास केवल एक सरकार की देन है या ये बाकी सरकारों में हुआ नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों को वो चीजें ध्यान नहीं रहती हैं। जब वो वोट कास्ट करने जाते हैं तो उनके जहन में 2-3 चीजें प्रमुखता से रहती हैं। एक तो ये कि मेरी निजी समस्याएं किस तरीके की हैं, मसलन मुझे अच्छे स्कूल मिलेंगे, पढ़ाई मिलेगी, या
मुझे बिजली पानी सड़क मिलेगी, एक चीज़ ये होती है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि सुरक्षा। आप देखिए मोहल्ले दर मोहल्ले अवैध कॉलोनियाँ, जो ऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, जैसे लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है, कॉलोनी की शुरुआत में भी और दूसरी तरफ भी अवैध रूप से बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। जो बसे हुए हैं वो सारे बाहरी हैं, घुसपैठी हैं। ये बात पुलिस प्रशासन को भी पता है। उन्हें यहाँ से डिपोर्ट करा जाता है, लेकिन वो फिर आ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, जो स्थानीय लोग हैं, कई सभासद ऐसे हैं, कई विधायक ऐसे हैं, कई नेक्सिस ऐसे हैं, नेटवर्क नेक्सिस ऐसे हैं जो उन लोगों के अवैध रूप से आधार बनवा देते हैं, वोटर आईडी कार्ड तक बनवा देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इस देश के नागरिक नहीं है, इस देश से लेना देना नहीं है आपको, और उसके बाद आपका वोटर बन गया, आधार कार्ड बन गया, राशन कार्ड बन गया, खाने पीने की व्यवस्था सरकार ने मुफ्त कर दी कोविड के पीरियड में, तो जब आप उसके बाद काम है नहीं कुछ, तो करेंगे क्या? आप डिवाइडर के ईंटें खोदेंगे, उसको ले जाकर के बेच देंगे, फिर आप जो रेलिंग लगी हुई है उसको तोड़ देंगे, उसको काट करके कबाड़ी को बेच देंगे। तो इस तरीके की तमाम हरकतें होती हैं और हर जिले में होती हैं। ठीक है महेश आर्या जी, जब टारगेट किया जाता महेश है, आर्या जी, आप चुनाव से पहले ये नेताओं को क्या हो जाता है, किसी भी तरह की कोई भी बयानबाजी आओ, मंच पर रवानगी में बोल जाओ और उसके बाद वो हेडलाइंस बन जाती हैं, उसके बाद उस पर बहस शुरू हो जाती है। प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना बड़ा है कि अगर यहाँ पर कोई भी बयानबाजी होती है तो पूरे देश में चर्चा शुरू हो जाती है। महेश आर्या जी, यहाँ पर थोड़ा तो लिहाज रखना चाहिए ना नेताओं को, कि किसी को बुरा लग रहा है, कोई दुखी हो रहा है, इतना तो लिहाज रखिए कम से कम। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और मैं साधुवाद देता हूँ आपको, आपके चैनल को, कि इस तरह के मुद्दे आप उठाए हैं और इस पर तुरंत बयान को जो है निंदा की जानी चाहिए समाज की तरफ से, जनता की तरफ से, क्योंकि अभी पूरे प्रदेश की जनता में पूरा शांति व्यवस्था कायम है और ऐसे माहौल में इस तरीके की बयानबाजी लेकर के और अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करना ये उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये लुंगी और टोपी इस तरीके के बयान दे करके समाज में फिर से एक नई दुर्भावना पैदा करके आपस में करने की कोशिश है उनकी, तो ये उचित नहीं है। वो एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनको आगे बढ़ना है, उनके अपने बारे में सोचना चाहिए। वो अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते। केशव प्रसाद मौर्य जी अपने ही सरकार में डिप्टी सीएम होते हुए भी मंच पे उनको कुर्सी नसीब नहीं होती, कभी मुद्दा नहीं उठाया। उनके समाज ने, जो मौर्य समाज ने उनको जमकर वोट दिया था उनके चेहरे पर कि भारतीय जनता पार्टी इनको सीएम बनाएगी, सीएम का चेहरा करेगी, लेकिन उन्होंने उनकी कोई भावना की कदर नहीं की और समाज उनके साथ छोड़ रहा है बड़े पैमाने पर। आज मौर्य समाज भी, क्योंकि जो व्यक्ति डिप्टी सीएम पद पर रहने के बाद भी अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते, वो समाज के स्वाभिमान की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इसलिए उनको चिंता करनी चाहिए अपने समाज के स्वाभिमान की, उनकी रक्षा की। आज पूरा समाज, पूरा वर्ग जो है समाजवादी पार्टी की तरफ टुकटकी लगा के देख रहा है और निश्चित रूप से बदलाव की बयार है। और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की जनता में, धरती पर सपा ही समाजवाद ही छाया हुआ है। इन चीज़ों के लिए अगर कोई एजेंडा लाएगा भी, उसका उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता इस पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी, मेरी ऐसी भावना है। अच्छी बात है, विपक्ष में है आप और विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, तभी लोकतंत्र में यही खूबी है लोकतंत्र की। लेकिन एक चीज बताइए, जब इस तरह के बयान होते हैं, अभी केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा का एक ट्वीट किया, उसके बाद भी एक मैसेज गया, एक यहाँ पर परसेप्शन बनाने की कोशिश की, उसके बाद प्रयागराज से उन्होंने लुंगी और टोपी की बात कर दी है। वो बैक टू बैक इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का जब ये कानून वापस हो गया तो आप लोगों की रणनीति थोड़ी सी बदलनी पड़ी, आप लोगों को आगे आने वाले वक्त में रणनीतियां बहुत ज्यादा बदलनी पड़ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को भी बहुत दिक्कत में डाल देते हैं वो लोग इस तरह की बातें करके। नहीं, देखिए दिक्कत है वो जो कहते हैं ना कि जो अपने आप ही जो लोग कुआं खोदते हैं या खाई खोदते हैं वो खुद ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने जब भी मौका दिया है तो पूरी त्रासदी झेली है प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने। तो अब उनको मौका नहीं, काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती और इस तरह से बयानबाजी देते रहेंगे। मैं समझता हूँ जनता समझ चुकी है, सारे मुद्दे इनके छिन चुके, खत्म हो चुके हैं। जो अयोध्या का मैटर था पूरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटाया जा चुका है, इसलिए उन्होंने मथुरा की तरफ कोशिश किया है कि नया उधर चिंगारी डाल दी जाए जिससे लोगों में फिर से बेस बोल दिया जाए। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। संजय चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय चौधरी जी, किस तरह का बयान है, जरा आप हमें समझा दीजिए। ये लुंगी और टोपी के से क्या साबित करना चाह रहे केशव प्रसाद मौर्य? देखिए, केशव जी ने जो कहा है वो आज की उत्तर प्रदेश की सामाजिक स्थिति का एकदम कड़वा सच उन्होंने सामने कर दिया है। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य ये रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उनमें अराजकता को बढ़ाया गया और अराजकता को प्रश्रय दिया गया।
देखिए, केवल समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना, उसे गलत रास्ते पर ढकेल देना, मुझे लगता है ये कहीं की भी राजनीति नहीं है। मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि केशव जी को अपनी रक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अगर समाज की रक्षा नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति अपनी कितनी भी रक्षा कर ले। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है, लोग व्यक्तिगत राजनीति के आधार पर समाज में फैले हुए सच्चाई को भी देखना नहीं चाहते हैं, और मुसलमानों को तो केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। इसीलिए मुसलमान जो कहते हैं कि वे शैक्षिक रूप से भी पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं, औद्योगिक रूप से भी पिछड़े हैं, मुझे लगता है कि इन्हें इन गलत रास्तों पर भेजने के बजाय राजनीतिक दल इनके विकास का काम करें, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं कहना चाहूंगा, अटल जी की सरकार ने अरब देशों में परमिट खोलकर मुसलमानों की तरक्की का रास्ता खोला। आदरणीय मुरली मनोहर जोशी ने इनकी शिक्षा के लिए वैज्ञानिक शिक्षा के प्रावधान को बढ़ाया। मोदी जी ने मुस्लिम समाज की जो सबसे बड़ी समस्या थी, मुस्लिमों में तलाक की समस्या थी, आधी आबादी महिलाओं की है, उनकी समस्या का समाधान किया। और माननीय योगी जी ने मुसलमान समाज को सुरक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को इस लायक बनाया कि उत्तर प्रदेश में बीते 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं होता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा भी दी। तो मुझे लगता है कि मुस्लिमों को अराजकता की तरफ ढकेलने के बजाय राजनीतिक दल उनकी उन्नति के प्रयास करेंगे, और जब तक उन्नति नहीं होगी तब तक कोई समाज ठीक नहीं रह सकता। और जो राजनीति का नंगा सच है उसे केशव जी ने कह दिया, और मुझे लगता है इसीलिए उन राजनीतिक दलों को जो मुसलमानों को। ठीक है, संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिनसे हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा बातचीत करने की जरूर हम कोशिश करेंगे। इतनी सारी बातें इन्होंने यहाँ पर कही है, लेकिन इनमें से एक भी बात मंच से केशव प्रसाद मौर्य के मुंह से हमें सुनाई नहीं दी। अगर दोबारा उनसे हमारा संपर्क होगा तो ये सवाल जरूर करेंगे उनसे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बोलेगा इंडिया तो बदलेगा इंडिया, और आज हम चर्चा कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के बयान पर। उन्होंने प्रयागराज में व्यापारियों के बीच में एक बयान दिया और कहा कि टोपी और लुंगी का जिक्र करते हुए, और उनको गुंडों के तरफ उन्होंने संबोधित किया और कई तमाम बातें कही। उसके बाद एक बहस छिड़ गई है कि क्या 2022 के चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं वो, विपक्ष इससे कितना परेशान हो रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। महेश आर्या जी हमारे साथ हैं, शेखर आनंद त्रिवेदी मेरे सहयोगी लखनऊ से मेरे साथ हैं, और संजय चौधरी जिनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो शेखर आनंद त्रिवेदी, यहां पर जो बात अभी संजय चौधरी कर रहे थे बीजेपी के, क्या समझा जाए उससे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिमों का मसला है उसको अपनी तरह से देखती है और अपनी तरह से बात भी रखती है। चूंकि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो उनके हित के लिए इस सरकार की तरफ से काम किए गए उसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अच्छा, प्रयागराज में देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात प्रयागराज में कही, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं याद दिलाना चाहूँगा अपने दर्शकों को भी। नंदगोपाल नंदी वर्तमान सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, प्रयागराज से ही उनका भी ताल्लुक है। और पिछली सरकारों में नंदगोपाल नंदी के ऊपर बम से हमला हुआ था जिसमें उनकी जान बाल बाल बची थी, और एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है। नंदगोपाल नंदी उत्तर प्रदेश के बड़े व्यापारी भी हैं, वैश्य समाज से आते हैं और बड़े व्यापारी भी हैं। चूंकि दूसरी सरकारों में उनके ऊपर हमला हुआ है और वो बाल बाल बचे हैं, इस सरकार में वो मंत्री हैं, तो और जो हमला हुआ उसके जो एक्यूज थे वो सब वही थे। तो इस लिहाज से भी देखा जाए कि चूंकि वो भी मंच पर मौजूद थे, इसलिए जालीदार टोपी और लुंगी का जिक्र वहां पर किया, क्योंकि उनके नंदगोपाल के भी समर्थक वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा जो व्यापारियों के सामने दिक्कत रहती है, जैसा मैंने बताया कि एक ट्रेडिशन इस कौम को खतरे में डालने की जो बात आती है, ये भी बात सही है कि वोट बैंक की तरफ मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखाया जाता है कि देखिए ये बहुसंख्यक हैं। और ये 1947 में आज़ादी के बाद से जो मुसलमान यहाँ पर रह गए, उनको हमेशा जो भी दल सत्ता में रहा उसने ये खौफ दिखाया कि हम तुम्हारे रक्षक हैं। जब जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब विदेश मंत्री थे, उन्होंने रास्ता खोला जिद्दा का,
तो उस जगह से फिर एक नए रूप में जो मुसलमान है उनकी आर्थिक स्थिति सुधरना शुरू हुई। आप इसको देखिए, बीजेपी ने जो संजय चौधरी कह रहे थे, अगर उनकी बात को आगे बढ़ाएं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी तरीके से जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड जो केंद्र सरकार का है उसका बजट बढ़ा करके 100 करोड़ किया गया। उससे पहले वो 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ इसी तरीके से रहता था। तो ये ग्रोजली बढ़ा है। उन्होंने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से कि हम मुसलमानों को जोड़ पाएं, लेकिन होता क्या है कि जब अयोध्या का मसला आता है, जब मथुरा का मसला आता है, काशी का मसला आता है, तो ये हिंदुओं के आस्था का मामला है। और 1947 में जब आज़ादी हुई और देश का बंटवारा हो गया, फर्ज कीजिए अगर बंटवारा ना हुआ होता तो भी एक सौहार्द बना रहता। जब बंटवारा हो गया, आपने अपना हिस्सा ले लिया, तो उसके बाद जो हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं उसको अपने पास वापस लेने के लिए सारी लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, अयोध्या के मामले में 90 के दशक में हमने बहुत देखा, फिर काशी का बड़ा मसला। इतिहास है। ठीक है, आता हूँ आपके पास। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। संजय चौधरी जी, जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे अभी कुछ देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले, ये सारी बातें तो केशव प्रसाद मौर्य ने कही नहीं। इतनी सारी बातें वहां पर जो आप समझाना चाह रहे हैं कि उनका ये मतलब था, उनका वो मतलब था, अगर किसी के ऊपर आप निशाना साध रहे थे तो नाम ले लेते डायरेक्ट। ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप बार बार? देखिए, हम मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रहे। मैसेज देने की जरूरत नहीं है। समाज की समस्या के समाधान के लिए सच को यथार्थ रूप में स्वीकार करने की जरूरत है। जब तक आप समस्या को समस्या के रूप में नहीं देखेंगे तब तक उसका समाधान संभव नहीं है। हाँ। आंख मूंझ कर किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। मुस्लिमों का विकास बाहर आकर विरोध प्रदर्शन करके, आप देखिए पत्थर फेंक कर विरोध में आकर दिशा बदलकर अपना ही नुकसान करके ये राजनीतिक दल जो करा रहे हैं उससे मुस्लिमों का विकास नहीं संभव होगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मुस्लिम राजनीति को धकेला गया है उस रास्ते पर, ये लोग बात करते हैं कि हम लगातार गरीब हैं। मैं तो इस प्रश्न को उठाता हूं कि जिस कौम के रहनुमा इस बात का ऐलान करते हैं कि उस कौम ने हिंदुस्तान के अंदर 500 साल से ज्यादा राज किया है, अगर किसी कौम ने राज किया है तो वो कौम पिछड़ क्यों जाती है, वो कौम निरक्षर क्यों रह जाती है, वो कौम ऐसी परिस्थिति में क्यों रह जाती है कि वो दाने दाने को मोहताज रहती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके जो रहनुमा हैं वो इनकी तरक्की के लिए सबसे बड़ी बाधक है, सबसे बड़ी दीवार है, सबसे बड़े रोड़ा है। तो इन राजनीतिक दलों के माध्यम से जिन्होंने मुस्लिम समाज को केवल और केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, वे मुसलमान अपने उन राजनीतिक दलों से भी सवाल करेंगे जिन्होंने इनको इस महेश आर्या जी जवाब देना चाहेंगे। हमेशा एमवाई फैक्टर पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती आई है महेश आर्या जी, और मुस्लिमों का विकास तो नहीं कर पाया आप लोग, उनका कुछ कर नहीं पाया, ऐसा बता रहे संजय चौधरी जी। देखिए, संजय चौधरी की बात को मैंने बड़े गौर से सुना है और मैं समझता हूँ कि वो आज के दौर में हिंदुओं के तो पूरे तहसील नहीं बन पाए, रक्षा नहीं कर पाए, और हमेशा मुसलमानों से ही हिंदू और हिंदुत्व की खतरा बता करके अपनी राजनीति चलाते आई है उनकी पार्टी, और आज वो बहुत बड़े मुस्लिम शुभचिंतक बन रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की अगर बात हो तो स्पष्ट कहें कि हम मुस्लिम समर्थक हैं, मुसलमानों के लिए हितों की बात करते हैं, फिर वो क्यों हिंदू मुसलमानों को टकराते हैं, फिर क्यों कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं। जब भी कोई इलेक्शन आता है तो इनकी पार्टी के नेताओं के पास और कोई विषय नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यही विषय होता है कि कब्रिस्तान करें, पाकिस्तान करें और जो शमशान की बात करें। तो मैं समझता हूं कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अभी जब चुनाव करीब है तो चुनाव करीब के बाद अब बताएं कि 5 साल में आपने क्या डिलीवर किया है जनता को। अभी जो कोरोना काल में कितना हालात उससे गुजरी है जनता त्रासदी से, उनके पास रिसीव नहीं हुआ। हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू की ठेकेदारी करते हैं, तो मैं जीवन में पहली बार मैंने देखा है कि जो हिंदू जो लोग हैं उनके संस्कार जो क्रियाक्रम होते हैं मरने के बाद वो कायदा जलाए जाते हैं, तो ऐसे फेंक दिए गए। गंगा पूरी पाट के रख दी, वहां पर जाकर के बाद इनकी सर की परतें बाद में खुलती है। अब जनता इनके चक्कर में नहीं आने वाली है, कुछ भी कर लें, चाहे वो मंदिर का जोड़ दें, चाहे वो मथुरा का पकड़ लाएं। बहुत जनता प्रेम चाहती है। मथुरा की जनता देखो, जहाँ जो भाईचारे और प्रेम के लिए जानी जाती हो, राधा कृष्ण के प्रेम के लिए, वहाँ इस तरह की व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर जो बड़े कभी भी हुए हैं। संजय चौधरी जी बात तो सही है ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी बात तो सही है ना भाई, आप विकास की बात कीजिए, आपने 4 साल 5 साल किया क्या है उत्तर प्रदेश में उसकी बात कीजिए। ये बार बार लुंगी और टोपी की बात क्यों हो रही है? ये मथुरा का
का जिक्र करना जरूरी है क्या कि अब मथुरा की बारी है? ये मैसेज देने की क्या कोशिश है आपको? देखिए, मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि हम कब्रिस्तान की बात करते हैं। कब्रिस्तान की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। कब्रिस्तान की दीवार और सैफई में हीरोइनों का दीदार, ये समाजवादी पार्टी का विकास है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको मौका मिला था तो आपने हवाई अड्डा सैफई में बनाया, आपने नोएडा में क्यों नहीं बनाया? आपको जब मौका मिला था तो आपने मेडिकल कॉलेज सैफई के अंदर बनाया, हमने तो हर जनपद में बनाकर दिखाया। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि समाजवादी पार्टी और बसपा की दोनों सरकार के 10 साल को मिला लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के 3.5 साल, क्योंकि बाद के साल हमने कोरोना में गंवाए हैं, इन स्थितियों का विश्लेषण अगर आप करेंगे तो सपा और बसपा से दोगुने बड़े एक्सप्रेसवे को भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर दिया है। उत्तर प्रदेश के एक जनपद में केवल मेट्रो की लाइन थी, आज 5 जनपदों में मेट्रो जा रहा है। किसानों तक सिंचाई की व्यवस्था पहुंच रही है। सबसे बड़ी आबादी स्त्रियों की है। स्त्रियों की सबसे बड़ी समस्या थी कि उनकी इज्जत तार-तार हो जाती थी जब उन्हें खुले में शौच जाना पड़ता था। उसकी समस्या का समाधान किया है। आज हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में बिजली भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई है। भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा दी है। उत्तर प्रदेश को दंगों से मुक्त किया है। चुनौती के साथ मैं कहना चाहता हूं तो चौधरी साहब, मेरा कहने का मतलब यही है कि ये सारे काम गिनाइए ना मन से, ये सारी बातें करिए ना। ये लुंगी और टोपी क्यों बोलना है? समाजवादी पार्टी भाई, टोपी तो आप ही पकड़ते हैं। हाँ। टोपी की बात तो आप करते हैं। उनके सारे के सारे बयानों में आपने टोपी पकड़ ली, क्योंकि टोपी पकड़ने से आपको फायदा होता है। हाँ। टोपी के आधार पर आप मुसलमानों को बरगलाते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी है। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के कामों में एक प्रकरण बता दीजिए जो मुसलमान योग्य रहा हो भाई। उसकी अगर प्रदेश के डिप्टी सीएम टोपी और लुंगी की बात करेंगे तो हम उस बात पर चर्चा भी ना करें क्या? इस पर भी पाबंदी है क्या? मैंने कहा ना कि मुसलमानों को हर रोजगार में अगर लाभ मिल रहा है, हाँ। तो आप उस लाभ की बात नहीं करेंगे। हाँ। आप भारतीय तो लाभ गिनाते ना, केशव प्रसाद मौर्य लाभ गिनाते ना, वो क्यों नहीं लाभ गिना रहे थे? जिन्ना का नाम हम लेते हैं कि जिन्ना का नाम आप लेते हैं? हाँ, तो महेश आर्या जी से ठीक है, आप थोड़ा फोन लाइन पर हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सोलंकी ने कहा कि विधानसभा के अंदर नमाज का कमरा चाहिए। चौधरी साहब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा वहां पर। मेरा नाम अनुज है, अनुज श्रीवास्तव, मैं एंकर हूं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा सवाल करना मेरा काम है। मैं आपसे सिर्फ इतना से कह रहा हूं कि आपने इतने सारी चुनौती दी, आपने कहा कि दोनों का कार्यकाल मिला लिया जाए 10 साल, तो आप उनसे ज्यादा 3.5 साल में आपने काम किया। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है चौधरी साहब कि आप ये सारी बातें गिनाइए ना मन से। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये बार बार ये लुंगी टोपी, वहां पर जिन्ना की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रही है, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के इस तरह की बयानबाजी क्यों शुरू हो जाती है? और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। बोलिए संजय चौधरी जी। उन्होंने इस बात पर खेद भी व्यक्त नहीं किया कि हमने जिन्ना को आजादी का मतवाला बना डाला। हाँ। अगर जिन्ना भारत की राजनीति के आजादी के मतवाले हो सकते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत की राजनीति के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा मित्र कि इस चुनाव के अवसर पर धर्म की बात करना छोड़िए, सभी समुदायों को लेकर चलिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के सारे वर्गों को, सारे समुदायों को, सारे क्षेत्रों को योजनाओं का लाभ दिया है। ठीक है, आर्या जी जवाब देंगे? जी जी। देखिए संजय चौधरी साहब, बात देखिए जिन्ना का जिक्र आता है, देखिए आप ये इस पर भी आप जवाब दे दीजिए और साफ कर दीजिए। वो कह रहे हैं एक बार भी माफी नहीं मांगी, आप लोगों ने जिन्ना की बात कर दी, जिन्ना का जिक्र आ रहा है। चाहता हूं कि पार्टीशन के बाद, हिंदुस्तान के पार्टीशन के बाद जब अलग अलग देश चले गए, बढ़ गए, अलग अलग सिस्टम बदल गया, तो फिर क्यों बार बार उस तरीके की बात क्यों की जा रही है? अगर इन मुसलमानों जो हमारे शुभचिंतक भी बन रहे हैं मुसलमानों के, भारतीय जनता पार्टी उनके नेता, तो जब पार्टीशन के बाद अगर जो हिंदुस्तान के लोग थे, हिंदुस्तान से हमदर्दी रखने वाले लोग थे, वो सारे लोग हिंदुस्तान को उन्होंने चूज किया, वो पाकिस्तान के लिए चूज नहीं किया। उनकी नागरिकता पे आए दिन सवाल उठाया जाता है, उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाया जाता है, और फिर उसके बाद उनके लिए हम घड़ियाले आंसू। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप संसद आपके हाथ में, राष्ट्रपति से लेके राष्ट्रपति है, डिप्टी राष्ट्रपति है, स्पीकर, सारा कुछ, पूरा सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे पूरे 5 साल, पिछले 7 साल करीब केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश की 5 साल सरकार होने को आए, इन्होंने डर दिखा करके हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है,
और राष्ट्रीयता के ऊपर सवाल उठाए। क्यों डिपार्टमेंट, मैं आपकी बात में सहमत हूँ कि अगर केशव प्रसाद मौर्य जी के पास अगर कुछ डिलीवर किया होता, बताने को कुछ होता, तो उन मंचों से ये बात गिनाते। क्यों नहीं गिना रहे? वहां पे अभी लखीमपुर किसानों के साथ हुआ, क्यों नहीं उनके पास अभी तक जस्टिस क्यों नहीं किया गया? क्यों उस जो मंत्री को, गृह मंत्री को, उसको बर्खास्त नहीं किया गया, जो जनता की डिमांड है किसानों की? और 1 साल से ज्यादा किसान परेशान रहे। अगर उनका मुद्दा सही था, इसी तरह हट धर्मता है, बाल हट, राजहट, त्रिया हट, ठीक है, ठीक है। शेखर के पास चलेंगे मेरे सहयोगी लखनऊ से, चूंकि वो लखनऊ में है और ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और सारी चीजें अच्छे से समझ रहे हैं। शेखर, मेरा मूल सवाल देखिए वहीं पर आ जाता है। आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी, मेरा मूल सवाल वही आ जाता है कि भाई अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाइए ना। आप अभी आप गिना दे रहे हैं, जब आप पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, तो आप गिना रहे हैं। आप जनता के बीच में जाइए, बताइए हमने ये काम किया है, उसके दम पर चुनाव लड़िए। देखिए अनुज, ये और भी ज्यादा दिलचस्प है। हम लोग मीडिया से हैं, हम लोग वही दिखाते हैं जो नेता कहते हैं, लेकिन देखिए हर चीज की एक पंचलाइन होती है, किसी भी चीज के मशहूर होने का एक तरीका होता है। तो होता क्या है कि ये जो ब्रांडिंग और बाकी चीजें हैं, इसकी वजह से जो असल मुद्दा है वो कहीं गुम सा हो जाता है। केशव प्रसाद मौर्य, मैं बार बार कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, न तो चौधरी साहब ने दिया और ना ही सपा के प्रवक्ता ने दिया, वरना ये दोनों में से एक जन कोई ना कोई ये बात उठा लेते। दोनों, अखिलेश हो चाहे बीजेपी हो, विकास के काम अपनी अपनी तरह से दोनों ने किए। वो खाली हाथ पर हाथ धर कर तो बैठे नहीं रहे। किसी ने ज्यादा किया, कम किया, वो अलग विषय है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी जो जालीदार टोपी और लुंगी की बात की, उसके आगे जो उन्होंने बात कही है वो है जमीनों पर अवैध कब्जे की, वो है अवैध वसूली की, वो है रंगदारी की। तो देखिए, जो कानून व्यवस्था की बात है, जब बीजेपी को कानून व्यवस्था गिनानी होगी तो उसको ये बात कहनी चाहिए थी संजय जी को कि हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे और उसमें जहां से गड़बड़ हो रही थी वो बात की। एक लाइन सीधी सीधी बोल दें कि मुस्लिमों ने किया, तो ये एक वेग लाइन हो जाती है। लेकिन जब वो इंडिकेट करते हैं, जब प्रतीकों को आगे करते हैं, तो ये बात दूर तलक मैसेज ले जाती है। उसके पीछे विकास कहीं आखिरी में जनरल डिब्बा बन के रह जाता है। इंजन दौड़ रहा है, लुंगी का, शमशान का, कब्रिस्तान का, जिन्ना का, ये इंजन है, ये दौड़ रहे हैं। विकास का जो मसला है या जो डेवलपमेंट के काम है, वो कहीं जनरल बोगी है, पीछे लगी है। लेकिन शेखर, यहाँ पर ये बात तो क्लियर है ना, ये जो बयानबाजी हो रही है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मुस्लिम वोट्स उनको नहीं मिलने हैं। ये बात कहीं दूर एक रणनीति का हिस्सा है और शायद इसीलिए यहाँ पर ये इस तरह की बयानबाजी हो रही है। नहीं, इसको हम देखिए, हम नहीं कह सकते मुसलमान वोट नहीं देगा बीजेपी को। देखिए, ये लोकतंत्र है, बीजेपी को मुसलमान भी वोट दे सकता है और बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बसपा को, इनको भी वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, जिसका जहां मन होगा वो वहां वोट देगा। एक परसेप्शन है, मैंने आपको बताया कि हिंदुओं को मुसलमानों का डर और मुसलमानों को हिंदुओं का डर, ये सबसे ज्यादा बिकाऊ माल है राजनीति का। इसलिए आप ये दिखाते रहिए और चलते रहिए। रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुस्तान में चूंकि आस्था के प्रतीकों पर चोट हुई है पिछले 1000 सालों में, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप किसी भी पार्टी को या तो आप कहिए कि हिंदू नहीं है। अयोध्या, काशी, मथुरा, ऐसे बहुत सारे। अच्छा, फिर कांग्रेस ने भी 1991 में लैंड ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, उसमें जितनी भी विवादित मस्जिदें हैं उन सबको सुरक्षित किया। किसी के मुंह से आपने ये बात नहीं सुनी, हम ही बता रहे हैं न्यूज इंडिया पर खड़े होकर के। तो ये चीजें हैं, आप कानून भी बनाते हैं लेकिन आप उसका जिक्र नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर मुसलमानों को बता देंगे कि भाई तुम्हारी मस्जिद सुरक्षित है, तो वो वोट बैंक कैटर ही नहीं हो पाएगा। तो ये चाल है, इसको आम जनता को समझना होगा। और न्यूज इंडिया पूरी जिम्मेदारी के साथ जो भारतीय कानून है, जो अलग अलग सरकारें हैं, उनके कामों को भी बताती है। लेकिन बात वहीं पर आकर के फंस जाती है कि हिट क्या होगा। हिट जिन्ना ही होंगे, उसके आगे पीछे की बात नहीं होगी। हिट लुंगी और टोपी होगी, उसके आगे पीछे की बात नहीं होगी। तो ये जनता को भी समझना होगा। सही बात कह रहे हैं आप, बात कही गई है उसके आगे जो बात कही गई है। शेखर, आप सही कह रहे हैं। संजय चौधरी भाई, ये बात तो सही है ना, सीधे तौर पर आप बता दीजिए कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था आपकी सरकार में अच्छी थी। शेखर आनंद त्रिवेदी सही कह रहे हैं, ये बात लेकर आपको आगे आना चाहिए। आप लुंगी और टोपी को आगे कर रहे हैं, जिस इंजन की शेखर बात कर रहे हैं। लेकिन शेखर भी बात कर रहे हैं ना, तो वो आधी बात कर रहे हैं। हाँ, वो बात करते करते आधी बात के बाद चुप हो जाते हैं। वो पूरी बात आप कर दीजिए ना सर, आपको इसीलिए बुलाया है। वही मैं कह रहा हूँ कि सच को नंगे सच की तरह जैसा है, ये सच को यथार्थ के रूप में स्वीकार करने का साहस भी होना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है तो समस्या उत्पन्न करने वाले लोग कौन हैं? और जो लोग हैं उनकी आप जब गिनती करेंगे तो मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक जाकर खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग जो दंगा कर रहे हैं, ऐसे लोग जो पत्थर फेंक रहे हैं,
सीए के कानून के बाद उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति हुई थी, ये हमने भी देखा है और आपने भी देखा है। करने वाले कौन थे ये आपने भी जाना है, आपने भी पहचाना है। लेकिन जानने और पहचानने के बाद उनके नाम को लेने का साहस क्यों नहीं उत्पन्न होता? सच को सच कहने का मादा क्यों नहीं आता? जो यथार्थ है उसे देखने के लिए आंखें क्यों नहीं खुलती? मुझे लगता है खुलनी चाहिए। अगर समस्या देख रहे हैं तो उस समस्या की तह तक जाना चाहिए और तह तक जाने के बाद ही हमें देखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अगर हो रही है तो उसको उत्पन्न करने के पीछे कौन है और उनके पीछे कौन सी मानसिकता है। ठीक है इसीलिए महेश आर्या जी, 30 सेकंड दे रहा हूं आपको, जल्दी से बोल लीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। ठीक है महेश आर्या जी। देखिए संजय चौधरी भाई बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर उनके पास अगर इस तरह की बात और ये वही लोग कर रहे हैं ठीक जो है। मुसलमानों उनके नाम गिनाइए, फिर ये जिन्हें मुसलमानों लुंगी टोपी पे आने की क्या जरूरत है? लुंगी टोपी पे आने की क्या जरूरत है अगर इनके पास सब कुछ ऐसा है? जब वो काम करते हैं तो केवल कब्रिस्तान की दीवार बनाकर काम खत्म कर देते हैं। उनकी शिक्षा के लिए काम क्यों नहीं होता है? ठीक है, उनकी तरक्की के लिए ठीक है, योजना समय क्यों नहीं मेरे बनती है? पास। ठीक है, उनकी बहुत education शुक्रिया, बेहतर बहुत हो- शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। शेखर आपका जो शुक्रिया, आर्या साहब, चौधरी साहब, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।